कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम अध्याय संख्या जो हमारे पास में 7 थी उसमें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन कर रहे थे। इन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जो हम पढ़ रहे थे उनमें दो प्रकार के कारक हमने पढ़े हैं। पहला है बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। बाह्य कारक में वातावरण के कारण जो प्रभावित होते हैं जिनमें कि वायु है, प्रकाश है, तापमान है और नमी है, ये हम जो व्याख्यान संख्या पहले वाली थी इससे पूर्व वाली उसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद में YouTube से कुछ प्रॉब्लम थी या यूँ कहूँगा कि थोड़ा समय का भी अभाव था और आप लोगों के बीच में आने का मौका नहीं मिला। अब आज जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे आंतरिक कारक की। आंतरिक कारक क्या होते हैं? तो वे कारक जो पादप को क्या करेंगे, स्वयं पादप प्रभावित करता है या पादप उससे प्रभावित होता है, वो किस में आएंगे? आंतरिक कारक में। आंतरिक कारक में आती है पर्ण। सबसे पहली संरचना कौन सी आती है? पर्ण। देखिए पर्ण क्या है, पत्ती क्या है? पत्ती के अंदर एक संरचना होती है रंध्र। क्या संरचना होती है? रंध्र। अब इस रंध्र में क्या होता है कि रंध्र की एक तो संख्या क्या प्रभावित करती है? रंध्र की संख्या। एक रंध्र का क्षेत्रफल है ना, रंध्र का क्षेत्रफल। तो अगर किसी पादप में पर्ण की संख्या अधिक है, पादप में पर्ण की संख्या क्या है? अधिक है। तो पर्ण की संख्या अधिक होगी तो रंध्र क्या होंगे? अधिक होंगे। और रंध्र अधिक होंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? अधिक होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? अधिक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, देख लो ये कंडीशन है। सुचारू रूप से क्लासें नहीं चलने के कारण कीड़े मकोड़े ने अपना घर बना लिया पूरा का पूरा क्लासरूम को। मतलब वर्तमान में परिस्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। जहाँ पर विद्यार्थियों का तांता लगा रहता था वहाँ पर अब कीड़े मकोड़ों ने अपना खुद का एक माया जाल बना लिया है। चलिए, तो पर्ण हम पढ़ रहे थे। आंतरिक संरचना क्या होगी? पर्ण होगी। अगर जिन पादपों में पर्णों की संख्या अधिक होगी तो उससे क्या होगा? रंध्र की संख्या अधिक होगी और रंध्र की संख्या अधिक होने से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। एक कारक ये हो गया। दूसरा कारक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि अगर पादपों के पर्ण में रंध्र अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हों, यानी कि अगर ये पत्ती है और इस पर्ण में एक रंध्र या एक तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। लेकिन अगर रंध्रों की संख्या क्या है? क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है, तो वहाँ पर भी क्या होगा? ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। दूसरा हमारे पास में आता है रंध्र के प्रकार। अब ये प्रकार क्या बला है? तो प्रकार का क्या मतलब हो गया कि रंध्र किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। उस पर्ण के अंदर जो रंध्र हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित का मतलब क्या हो गया? क्या दोनों सतह पर है? दोनों सतह पर समान। अगर दोनों सतह पर समान रंध्र हैं तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। जैसे कि आपका मक्का है, गेहूं है, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनकी दोनों सतह पर क्या होता है? रंध्र होते हैं। एक सतह पर अधिक, अगर एक सतह पर अधिक है तो रंध्र क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होगा। और कई बार क्या होते हैं कि रंध्र बहुत ही कम संख्या में होते हैं, जैसे कि मरुद्भिद पादप। ऐसे पादप जो मरुद्भिद है, मरुद्भिद का मतलब ये हो गया कि उनमें मरुस्थलीय जल जीवन का व्याप्ति अधिक है। उनमें क्या होगा? तो उसको अगर समझे अपन तो उनमें क्या होगा? तो उनमें एक तो क्यूटिकल पाई जाएगी। क्यूटिकल, ऐसे पादपों के अंदर क्या पाई जाएगी? क्यूटिकल पाई जाएगी। क्यूटिकल क्या होती है? यूँ समझ लीजिए कि मोम जैसी एक मोटी सी परत। अगर एलोवेरा कभी आपने देखा है और उसको खींच के निकाला है, पत्ती को फाड़ा है उसके, तो आपने देखा होगा कि जो पर्ण है उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैसी मोटी सी मोम है, परत है, वही क्यूटिकल। मिर्च कभी खाई हो, है ना, हरी मिर्च या भरवा मिर्च जैसे अपन बोलते हैं, पीली कलर की, उसको आप ऊपर से निकाल के खींच के देखना तो उसके ऊपर भी एक क्यूटिकल की अच्छी सी परत होती है और उसको ताज़ा रखने में थोड़ी सी मदद करती है।
तो क्रिटिकल क्या होती है, तो मरुद्भिद पादप के अंदर क्रिटिकल पाई जाती है और क्रिटिकल के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर आंतरिक कारक में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक कौन सा है हमारे पास में, पर्ण है। अगर पत्तियों की संख्या अधिक है वाष्पोत्सर्जन अधिक हो गया, संख्या कम है वाष्पोत्सर्जन कम होगा। पर्ण का क्षेत्रफल कितनी जगह पे पर्ण के ऊपर रंध्र हैं और उनका प्रकार दोनों सतह पे है अथवा एक सतह पर है। और अगर वो मरुद्भिद पादप है, अगर क्या है मरुद्भिद पादप है, तो उनमें क्या होगा, क्रिटिकल पाई जाएगी। देखिए एक रेशा, एक चीज और हमारे पास में आती है और उसे कहते हैं मूल प्ररोह अनुपात। दूसरा क्या होता है, मूल प्ररोह अनुपात। पर्ण के बाद में अगर कोई दूसरा कारक आता है तो मूल प्ररोह अनुपात है। मूल प्ररोह अनुपात का मतलब ये है कि पादप की मूल और पादप का ऊपर वाला प्ररोह, इनका रेशो किस प्रकार का है। जिन पादपों के अंदर बाहर का प्ररोह अधिक बड़ा होता है, यानी कि एक बड़ा तना है और तने के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ है, यूँ समझ लीजिए, तो अंदर का जाल जो है जड़ों का वो अधिक होगा और अवशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिनमें ये रेशो कम आएगा उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जो अधिक विशाल पादप होते हैं उनकी वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, अधिक होती है। तो अगर आंतरिक कारक की मैं अगर बात करूं, किसकी बात करूं, आंतरिक कारक की मैं अगर बात करूं, तो मूलतः मैंने आंतरिक कारक में कितनी बात करी, 2 कारकों की मैंने बात कर दी। पर्ण की मैंने बात कर दी आपके, और मूल प्ररोह अनुपात हो गया, यानी कि मूल यानी कि जो रूट है वो, और प्ररोह यानी कि ऊपर वाला भाग है वो, इन दोनों की मैंने बात करी और दोनों ही आपको समझ में आगे होगी। अब हमारे पास में एक तीसरा पॉइंट और आता है, आपकी किताब में एक तीसरे पॉइंट का जिक्र उन्होंने और किया। उन्होंने कहा है द्विक विन्यास। क्या शब्द किया, द्विक विन्यास। अब देखिए द्विक विन्यास होता क्या है, द्विक विन्यास होता क्या है। अगर वाष्पोत्सर्जन की दर के लिए यूँ समझिए, ये पत्ती है, ये तना है और ये दोनों पर्ण हैं। अगर ये इस तरह से पर्ण व्याप्त है और तो सूर्य की किरणें सीधी आके गिरेगी, लेकिन इसके ऊपर भी इसी तरह से पत्ती लग गई तो क्या होगा, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो यहाँ तक आते आते नीचे वाले पर्ण के लिए क्या होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगी। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा जहाँ पर स्थिति है, यानी कि जहाँ पर भी समांतर स्थिति बनी है, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन दर क्या होती है, कम होती है। समांतर स्थिति जहाँ बनी होती है उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है। पादपों में क्या होता है कि इस तरह की पत्ती हुई, उसके बाद में पर्ण इस तरह से व्याप्त होगी, यानी कि मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर ये पर्ण यूँ लगी है, इस तरह से लगी है, तो ऊपर वाली पर्ण 90 डिग्री पर होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप, 90 डिग्री पर होगी। और ये आप देखना अमरूद के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। अमरूद की पत्तियों को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि पर्ण किस तरह से विन्यासित है, और जिनमें पर्ण द्विक विन्यासित होती हैं उनमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। तो अब आपके दिमाग में एक बात समझ में आ रही होगी कि बाह्य कारक पड़े, आंतरिक कारक पड़े, तो ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें आखिर वाष्पोत्सर्जन ही क्यों, तो इसे हम कहते हैं एक आवश्यक बुराई। वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, आवश्यक बुराई। कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, आप प्रश्न को उठा के देखना। प्रश्न पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, इस वाक्य की व्याख्या कीजिए या इसे समझाइए। तो अपने को क्या समझाना है कि वाष्पोत्सर्जन होना भी चाहिए और एक प्रकार की बुराई भी है ना। जिस तरह से मोबाइल एक आवश्यक बुराई है, अगर मोबाइल नहीं है तो आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे वर्तमान में, और अगर मोबाइल है तो आपका समय किसी दूसरे कारण में भी व्यस्त हो सकता है। तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या है, एक आवश्यक बुराई है। क्यों बुराई है, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल की हानि होती है, और अगर नहीं होता है, अगर जल की हानि को रोकने के चक्कर में वाष्पोत्सर्जन को रोक दिया जाए तो क्या होगा, उनके लिए जो आवश्यक जल है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही आसंजन बल लगता है और जल क्या होता है, ऊपर की तरफ पत्तियों तक आता है। तो इसीलिए क्या कहेंगे अपन कि जल वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक प्रकार की आवश्यक
बुराई है। वास्तु सृजन का महत्व क्या है, ये हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो किस प्रकार लगा, आप मुझे तुरंत प्रभाव से कमेंट करके समझाना। कोशिश करूँगा कि आपके सभी कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। अब कुछ नए वीडियो, कुछ नई बातें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। हम अब जूलॉजी प्रारंभ करने जा रहे हैं। खुशी की बात है आप लोगों के लिए, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होने वाला है। और जूलॉजी के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे तंत्र की जो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपके मित्रों को पढ़ने में और ऐसा लगेगा कि वास्तव में एक क्लास का माहौल है। तब तक घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। स्कूल 30 अक्टूबर तक बंद है, तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे ढंग से अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।